नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के बारे में हम बात करेंगे। और अगर हम मोहम्मद गोरी के पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। और एक नाम और आपको मिल जाता है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम एक तो मिल जाता है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और दूसरा नाम मिलता है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। अब बात आता है कि मोहम्मद गोरी जो है यह किस वंश से संबंधित था। मोहम्मद गोरी जो है यह किस वंश से संबंधित था, तो आंसर हो जाएगा संस बनी वंश। संस बनी वंश, ठीक है, यह संस बनी वंश से संबंधित था। और अगर ये बात आ जाए कि संस बनी वंश कहाँ पड़ता है, तो गोर राज्य में पड़ता है। और गोर राज्य कहाँ पड़ता है, तो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। अफ़गानिस्तान में पड़ता है, यानी कि यह मूल रूप से अफ़गानिस्तान के गोर प्रदेश का राजा था और संस बनी वंश का था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसका भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था, तो इसका भारत पर जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वह एक उद्देश्य मात्र था, भारत में साम्राज्य स्थापित करना। भारत में साम्राज्य स्थापित करना, ये उसका उद्देश्य था कि इन केन प्रकारेण हमें जो है भारत में एक तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर लेना है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहली बार तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी था। अब बात करेंगे इसके प्रथम आक्रमण की। तो अगर हम मोहम्मद गोरी के प्रथम आक्रमण की बात करें, तो इसका जो प्रथम आक्रमण हुआ है वह हुआ है 1175 ईस्वी में। कब हुआ है दोस्त? 1175 ईस्वी में। और इसका जो 1175 ईस्वी में आक्रमण हुआ है, यह आक्रमण हुआ है मुल्तान पर आक्रमण हुआ है। और मुल्तान में उस समय जो शासन कर रहे थे वो करमाथी शिया लोग शासन कर रहे थे। करमाथी शिया लोग शासन कर रहे थे, ठीक है। तो 1175 में इसने अपने प्रथम आक्रमण में करमाथी के शियाओं को पराजित करके मुल्तान पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, ठीक है। जबकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो है उसने यानी कि गजनबी ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो गजनबी ने अपना प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। और अगर 5 में से 0 घटाया जाए तो 5, 7 में से घटाया जाए 0 तो 7, और 1 में से 175 वर्षों का अंतर था। मोहम्मद गौरी गजनबी के बाद 175 वर्ष बाद गोरी ने आक्रमण किया है। और इस 175 वर्षों में भारतीय रजवाड़े अगर चाहते तो अपने इस पश्चिमोत्तर बेल्ट पर किला बनवा सकते थे और यहाँ पर सैनिक रख सकते थे। और अगर किला और सैनिक होता तो मोहम्मद गोरी यहाँ पर पराजित हो जाता, भारत में आता ही नहीं। लेकिन भारतीयों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि पश्चिमोत्तर बेल्ट पर मुझे किला भी बनवाना चाहिए, सैनिक भी रखने चाहिए। इसका पूरा फ़ायदा उठाया मोहम्मद गोरी ने और भारत के अंदर तक आक्रमण करने में सफल हो पाया।
ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रथम आक्रमण की 1175 ईस्वी में, और कहाँ पर आक्रमण किया है? मुल्तान पर। और उस समय मुल्तान पर किसका शासन था? करमाथी सियाओं का। अगर हम दूसरे आक्रमण की बात करें, अगर हम सेकंड आक्रमण की बात करें यानी कि दूसरे की बात करें, तो इसका दूसरा आक्रमण हुआ है 1178 ईस्वी में, और यह आक्रमण उसका हुआ है अन्हिलवाड़ पर। अन्हिलवाड़ पर। और अन्हिलवाड़ कहाँ पड़ता है? पाटन में। और पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो आप कह सकते हैं कि जो है उसका दूसरा आक्रमण अन्हिलवाड़ में हुआ है, और अन्हिलवाड़ गुजरात के पाटन में पड़ता है। अच्छा, इस समय जो गुजरात का शासक है उसका नाम है मूलराज द्वितीय। उसका नाम था मूलराज द्वितीय, ठीक है। लेकिन मूलराज द्वितीय इस युद्ध में नहीं गया है। अन्हिलवाड़ की जो लड़ाई हुई है उसमें एक तरफ मूलराज द्वितीय का जो है भाई युद्ध कर रहा था, और उसका नाम था भीम द्वितीय, और मूलराज द्वितीय की माँ युद्ध कर रही थी, उसका नाम है नायिका देवी। नायिका देवी। तो आप देख रहे हैं जो है मूलराज द्वितीय गुजरात का शासक है, लेकिन यह युद्ध के मैदान में नहीं गया है। युद्ध के मैदान में गया है उसका भाई जिसका नाम है भीम द्वितीय, और उसकी माँ नायिका देवी। और यह युद्ध हुआ है किसके बीच में? नायिका देवी प्लस भीम द्वितीय वर्सेज, यानी कि ये दोनों मिलकर किसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं? मोहम्मद गोरी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है वह पराजित हो जाता है। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पहली बार मोहम्मद गोरी किस युद्ध में पराजित हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्हिलवाड़ के युद्ध में। पहली बार मोहम्मद गोरी किस युद्ध में पराजित हुआ है? तो अन्हिलवाड़ के युद्ध में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेशावर विजय। इसके बाद हम बात करेंगे पेशावर विजय। और अगर हम पेशावर विजय की बात करें कि मोहम्मद गोरी ने पेशावर विजय कब किया है, तो आप देख रहे हैं कि उसने पेशावर विजय किया है 1179 ईस्वी में। और पेशावर में उस समय जो शासन कर रहा था उसका नाम है खुसरो मलिक। खुसरो मलिक वर्सेज मोहम्मद गोरी। यह युद्ध जो है पेशावर का जो युद्ध हुआ है, एक तरफ है खुसरो मलिक और दूसरी तरफ है मोहम्मद गोरी। और इस युद्ध में पराजित कौन हुआ है? खुसरो मलिक पराजित हुआ है। और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ है? मोहम्मद गोरी। इसके बाद अगर हम बात करें उसके अगले अभियान की, तो उसका अगला अभियान है पंजाब प्लस लाहौर अभियान। लाहौर अभियान। और यह अभियान उसने लड़ा है 1186 ईस्वी में। और इसमें भी एक तरफ कौन है? यही खुसरो मलिक। एक तरफ यही खुसरो मलिक है और दूसरे तरफ मोहम्मद गोरी है। दूसरे तरफ कौन है? मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में पराजित कौन होता है? खुसरो मलिक। और इस युद्ध में विजयी कौन होता है? मोहम्मद गोरी। और खुसरो मलिक कौन है? यह महमूद गजनबी जो है उसके परिवार का है। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था, और उसके जाने के बाद इसके समय में, गोरी के समय पर पेशावर में, पंजाब में, लाहौर में उसके वंशज का जो है अधिकार था। उसका वंशज था खुसरो मलिक। आगे देखते हैं दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी ने अपना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध लड़ा है तराइन का युद्ध।
तो हेडिंग डालिएगा दोस्त, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। और यह तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है वह 1191 ईस्वी में हुआ है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है वह 1191 ईस्वी में हुआ है। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ है? दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक, और दिल्ली के शासक का क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली के शासक का नाम है पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी। इनके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका सेनापति भी था। बार बार पूछता है कि सेनापति कौन था, तो सेनापति था इसमें जो है खांडे राव। इसका सेनापति था खांडे राव। और आप इस युद्ध में देखेंगे पृथ्वीराज प्लस खांडे राव जो है ये पराजित हो जाते हैं। और इसमें विजयी कौन होता है? मोहम्मद गोरी। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं और पराजित कौन हो जाता है? मोहम्मद गोरी। तो अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी का भारत में दूसरी पराजय कौन है, तो आंसर हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध। इस प्रथम युद्ध में गोरी को पृथ्वीराज चौहान और खांडे राव ने मिलकर के जो है पराजित कर दिया था। अब बात आती है कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को बुलाया किसने था? तो जयचंद ने बुलाया था। और जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के अपोजिट मोहम्मद गोरी को क्यों बुलाया था? क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा, जो जयचंद शासक है वो कन्नौज का शासक है, और जो पृथ्वीराज चौहान शासक है वह दिल्ली का शासक है। और इसने पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के कुछ पार्ट पर अधिकार कर लिया था। और साथ ही साथ कन्नौज के शासक जो जयचंद थे, इनकी पुत्री का नाम है संयोगिता। इनकी पुत्री का नाम है संयोगिता, और इसका अपहरण भी कर लिया था। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी पुत्री का आप अपहरण करेंगे तो आप उसके पिता का अपमान कर रहे हैं। और अगर पिता पावरफुल नहीं है तो किसी की मदद लेगा। तो इसने किसकी मदद लिया है? मोहम्मद गोरी की मदद लिया है। यह नहीं जानता था कि मोहम्मद गोरी भारत में ही रह जाएगा। जयचंद को लगा कि मोहम्मद गोरी एक लुटेरा है, भारत को लूटेगा, पृथ्वीराज चौहान को मार देगा, और हमारा जो विस्तार है वह कन्नौज से साथ साथ दिल्ली अजमेर पर भी हो जाएगा। इसी उद्देश्य ने उसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। लेकिन पासा बाद में आप देखेंगे बदल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जयचंद को किसने गोरी को भारत आने के लिए निमंत्रित किया था, तो आंसर हो जाएगा जयचंद। लेकिन क्या प्रथम तराइन के युद्ध में गोरी विजय हासिल करने में सफल हो पाया? तो नहीं, इसमें सफल हो पाया है पृथ्वीराज चौहान। अब हम बात करेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। और अगर हम तराइन के सेकंड युद्ध की बात करें तो यह युद्ध लड़ा गया है 1192 ईस्वी में। इसमें भी सेम कंडीशन है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान का एक नाम और भी मिलता है, राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान का एक नाम और मिलता है, राय पिथौरा। और दूसरी तरफ है मोहम्मद गोरी। मगर यह युद्ध जो है मोहम्मद गोरी ने रात्रि में किया था, रात्र अभियान था। और जब पृथ्वीराज चौहान को सूचना दिया खांडे राव ने कि सर आक्रमण हो गया, तो वो राजनिवास में सो रहा था। और दूसरी तरफ राजपूत कभी रात्रि में युद्ध नहीं करते थे, वो हमेशा दिन में युद्ध करते थे, धर्म युद्ध करते थे। लेकिन मोहम्मद गोरी को तो किसी भी प्रकार से विजय चाहिए थी, इसीलिए उसने रात्र अभियान किया। और रात में ही पृथ्वीराज चौहान की आधी से ज़्यादा सेनाओं को पराजित कर दिया। और लास्ट में थोड़ी सी सेना लेकर सवेरे जब पृथ्वीराज चौहान गए तो पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो गए। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी विजयी हो गया। अब इसके बाद
वो भारत में पूरी तरीके से मूड बना लिया था कि साम्राज्य स्थापित करेगा, क्योंकि सबसे पावरफुल शासक जो था भारत में वो पृथ्वीराज चौहान ही था। तो अगला युद्ध मोहम्मद गोरी करता है कन्नौज का युद्ध, और इसी का एक नाम और है चंदावर का युद्ध। चंदावर का, या फिर आप कह सकते हैं कन्नौज का युद्ध। और कन्नौज का जो युद्ध हुआ है ये 1194 ईस्वी में हुआ है, यह 1194 ईस्वी में हुआ है। और इसमें एक तरफ है जयचंद, और जयचंद कहाँ का राजा है? कन्नौज का राजा है। और दूसरी तरफ है मोहम्मद गोरी, और इस युद्ध में बड़े आराम से गोरी ने विजय हासिल कर लिया। और इस युद्ध में पराजित कौन हुआ? जयचंद। एक युद्ध हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको आप नहीं सुने होंगे, वह मध्येशिया का युद्ध है, और उस युद्ध का नाम है अंध खुद का युद्ध। अंध खुद का युद्ध। और ये जो अंध खुद का युद्ध है यह 1205 ईस्वी में लड़ा गया है। इसमें एक तरफ ईरान का शासक है, और ईरान का जो शासक है उसका नाम है ख्वारिज्म शाह, उसका नाम है ख्वारिज्म शाह। और दूसरी तरफ जो युद्ध लड़ रहा है उसका नाम है मोहम्मद गोरी। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को जो है ख्वारिज्म शाह ने क्या कर दिया? पराजित। और इसमें विजयी कौन हुआ? ख्वारिज्म शाह। तो ये मोहम्मद गोरी का जो है युद्ध थे, है ना। तो अगर पूछा जाए ईरान में मोहम्मद गोरी ने कौन सा युद्ध हारा था, तो युद्ध का नाम है अंध खुद का युद्ध। कौन हराया था? तो ईरान का शासक, और उसका नाम था ख्वारिज्म शाह। और कौन हारा था? मोहम्मद गोरी। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछता है दोस्त, क्वेश्चन ये पूछता है कुछ मोहम्मद गोरी के बारे में, और उसे आपको बताना है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो आप देखेंगे 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अंध खुद का युद्ध जो है मध्येशिया में हार जाता है। तो वह 1205 ईस्वी में जो है भारत आता है, भारत के विविध क्षेत्रों का दौरा करने। 1205 ईस्वी में भारत आता है, ठीक है। और आप देखेंगे वह भारत से 1206 ईस्वी में वापस जाता है। 1206 ईस्वी में वापस जाता है। लेकिन आप देखेंगे जब वह दमयक नामक स्थान पर था, जब वह दमयक नामक स्थान पर था, तभी खोखरों ने जो है, तभी खोखरों ने इसकी हत्या कर दी। खोखरों ने इसकी हत्या कर दी। तो आप देखेंगे मोहम्मद गोरी की जो हत्या हुई है वह भारत में हुई है। और किस स्थान पर हुई है? तो दमयक नामक स्थान पर हुई है। और यह हत्या किसने किया है? खोखरों ने। खोखरों को जाट भी कहा जाता है, जाटों ने। और किस सन में किया है? 1206 ईस्वी में किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसके सिक्कों पर कलमा का अंकन है? तो कह सकते हैं गोरी के सिक्कों पर। क्या कह सकते हैं? गोरी के सिक्कों पर, गोरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा, एक तरफ कलमा का अंकन, एक तरफ कलमा का अंकन तथा दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की आकृति, माता लक्ष्मी की आकृति का
अंकन है, अंकन है। तो अगर पूछ ले कि किसके सिक्कों पर माता लक्ष्मी की आकृति का अंकन है, किसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति का अंकन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई, मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई तो गजनी अथवा गौर का शासक कौन बना, गजनी अथवा गौर का शासक कौन बना। ठीक है, और भारत का शासक कौन बना, क्योंकि भाई गजनी भी गौर भी गोरी के अंडर में था और भारत भी जो है गजनी के गोरी के अंदर में था। तो गोरी के मृत्यु के बाद गजनी का शासक जो है उसका भतीजा बना है, उसका भतीजा बना है, और उसके भतीजा जो है उसका नाम है महमूद। उसका क्या नाम है दोस्त, महमूद। और भारत का जो शासक बना है उसका नाम है कुतुबुद्दीन, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका नाम क्या है दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम आपको बता दें कि मोहम्मद गोरी का एक दास था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार विजय किसने किया था, बिहार विजय किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1202-3 में बख्तियार खिलजी ने किया था। बिहार विजय 1202-3 में, है ना, बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीता, बिहार को जीता। बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीता तथा नालंदा यौम विक्रमशिला, यौम विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो धर्मपाल, है ना। और इस समय जो बिहार का शासक था, इस समय जो बिहार का शासक था उसका नाम था इंदुमन भीरू। उसका क्या नाम था दोस्त, इंदुमन भीरू। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अभी हमने जो है बिहार विजय पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बंगाल विजय। अब हम पढ़ेंगे बंगाल विजय। तो अगर हम बंगाल विजय की बात करें तो बंगाल जो विजय हुआ है वह जो है 1204-5 ईस्वी में हुआ है, 1204-5 ईस्वी में हुआ है। और बंगाल विजय जो किया है उसका भी नाम क्या है, बख्तियार खिलजी। उसका भी नाम है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बंगाल और बिहार विजय किया है उसको मोहम्मद गोरी ने नहीं किया है, बल्कि उसके एक ग़ुलाम ने किया है, और उस ग़ुलाम का क्या नाम है, बख्तियार खिलजी।
अब बात करें कि इस समय बंगाल का जो है शासक कौन था, तो इस समय जो बंगाल का शासक था उसका नाम था लक्ष्मण सेन। उसका क्या नाम था दोस्त? लक्ष्मण सेन। लेकिन जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया है तो लक्ष्मण सेन जो है वह भाग गया है। लक्ष्मण सेन भाग गया है और बंगाल की जो राजधानी थी, बंगाल की जो राजधानी थी उसका नाम था नदिया, और नदिया पर किसका अधिकार हो गया? बख्तियार खिलजी का। तो आप कह सकते हैं कि बंगाल विजय और बिहार विजय कुतुब मोहम्मद गोरी ने नहीं किया था, बल्कि उसके एक दास ने किया था, और उस दास का नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।